नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा का दौर जारी है। पड़ोसी मुल्क में आरक्षण की ऐसी आग सुलगी कि पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया। इस्तीफा देने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की शरण में हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हो पाएगी या फिर कट्टरपंथ का राज स्थापित होगा। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत की कड़ी नजर है। बांग्लादेश के हर घटनाक्रम, हर अपडेट पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, बांग्लादेश में तख्ता पलट। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और भारत में वो शरण लिए हुए हैं। अब आगे वो कहां जाती हैं, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के आखिर क्यों बने हैं ऐसे हालात, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत की शरण में हैं। शेख हसीना यहां से लंदन जाने की तैयारी में हैं। नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक करीब 440 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया था और इंटरनेट पर बैन लगाया गया था। सेना अब पूरे देश में तैनात हो गई है। बांग्लादेश में अभी हिंसा और अराजकता का माहौल है। इस बिगड़ी फिजा की तस्वीर और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और वहां मौज मस्ती करते देखे गए। प्रदर्शनकारी बिस्तर पर जूता पहने लेटे दिखे। कई प्रदर्शनकारी किचन में घुस गए और वहां बने पकवान भी खाते दिखे। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन अभी भी थम नहीं रहा है। परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के दफ्तर में आग लगा दी है। आवामी लीग के सदस्यों, कार्यकर्ताओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है। इन सब के बीच शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के निर्माता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ डाली है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति की अपील की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, तोड़ फोड़ से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज्जमान का कहना है कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से कोई भी गोलीबारी न करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति की अपील की है। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच भारत में भी हलचल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, तो वहीं नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर भी संसद पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई। पूर्व स्पेशल डीजी बीएसएफ वाईबी खुरानिया ने भी संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांग्लादेश के हालात पर आज विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने पड़ोसी देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश में उभर रहे राजनीतिक संकट पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालात बहुत ही खराब हैं। जनवरी 2024 से ही तनाव और हिंसा की स्थिति बनी हुई है। खासकर जून और जुलाई में सरकार नीतियों के खिलाफ बढ़ते छात्र आंदोलन की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं। बांग्लादेश में हुए आंदोलन में 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा मौत हो गई है। रविवार को 98 लोगों की मौत हुई थी।
बता दें कि बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसके बाद कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया गया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। बांग्लादेश में बवाल के पीछे की वजह है आरक्षण, जिसके साथ छेड़छाड़ करना शेख हसीना को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। आरक्षण की ऐसी आग भड़की कि पूरा बांग्लादेश जल उठा। अब देखने वाली बात होगी कि सेना जनता से किए वादे को पूरा करती है या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के पीछे की वजह जमात-ए-इस्लामी का छात्र संगठन है। पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों को भड़काने का काम किया जा रहा है। वहीं इस संगठन का आईएसआई लिंक भी सामने आया है। जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराने की कैसी रची साजिश, देखिए एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जा चुकी है। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो फिलहाल भारत में है। इस बीच जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल इस्लामिक छात्र शिविर ने ही निभाया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। आरक्षण के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामिक छात्र संगठन के ही थे। वैसे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस्लामिक छात्र शिविर का दबदबा है, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जांजगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी को इसका गढ़ माना जाता है। बांग्लादेश की ज्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पिछले 3 सालों के अंदर जितने भी छात्र संगठन चुनावों में जीते हैं, उन सभी को इसी छात्र संगठन का समर्थन होता है। छात्र राजनीति के अलावा यह संगठन मदरसों की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारत में गिरफ्तार किए गए जेएमबी के अधिकांश सदस्य जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के हैं। ये है संगठन के मुख्य नेता नूरुल इस्लाम, बुलबुल मोहम्मद, नजरुल इस्लाम और कमाल अहमद सिकंदर इस संगठन के मुख्य नेता है। इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से बहुत गहरे संबंध है और इसके कई कैडर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जा चुके हैं। मालदीव की तर्ज पर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया। इसके पीछे इस्लामी छात्र शिविर ही था। अभियान के पीछे पूरी साजिश पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की थी। इस दौरान आईएसआई के लोग छात्रों की फर्जी डीपी लगाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो गए थे और सोशल मीडिया पर उन्हें भड़काने में लगे थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस्लामिक स्टूडेंट कैंप के छात्र आईएसआई के चंगुल में फंस गए और आंदोलन हिंसक हो गया।
खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन रिजीम चेंज का खाका लंदन में ISIS की मदद से तैयार किया गया था और बांग्लादेश में लागू किया गया था। बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया था कि उनके पास सऊदी अरब में तारिक रहमान और ISI अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों के पास बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के ISIS आतंकवादियों से मिलने के भी सबूत थे। शेख हसीना की सरकार जाने से पहले सरकार के खिलाफ 500 से ज्यादा नकारात्मक ट्वीट किए गए, जिनमें पाकिस्तानी हैंडल से किए गए ट्वीट भी शामिल थे। इसके अलावा प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के छात्र विंग को कथित तौर पर पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त है। संगठन का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंसा भड़काना और छात्र विरोध को राजनीतिक आंदोलन में बदलना था। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र रिजर्वेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार ने उनकी मांगे मान ली थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया था। आंदोलनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। बढ़ती हिंसा के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत के हिंडन एयरबेस आ गई। यहाँ उन्हें तब से लेकर अब तक सेफ हाउस में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत की नजर वहां के हर एक अपडेट पर है। इस बीच विदेश मंत्री संसद में बांग्लादेश के हालातों को लेकर उन्होंने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के हालात पर क्या है भारत का रुख, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां के हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए रखी है। मंगलवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया और भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं और वहां अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। जयशंकर ने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। राज्यसभा में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा हो रही है। 21 जुलाई को वहां आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन होते रहे। 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और शांति की अपील की। हिंसा में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। हमारी सरकार भारतीय समुदाय के संपर्क में है और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रही है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बहुत शॉर्ट नोटिस में भारत आने की इजाजत मांगी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है और BSF को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम ढाका प्रशासन के संपर्क में भी हैं। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार ने हसीना के साथ भी संक्षिप्त चर्चा की है। So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations.
The full extent of this is still not clear. इससे पहले मंगलवार दोपहर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा, बांग्लादेश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 12 से 13 हजार भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़े। विदेश मंत्री का कहना था कि वहां 20,000 भारतीय नागरिक थे, इनमें करीब 8,000 भारतीय वापस आ गए हैं। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सरकार बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। वहां विरोध प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अधिकांश विपक्षी दल भी शामिल हुए। हालांकि आप ने दावा किया कि उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या विदेशी सरकारें वहां संकट को बढ़ावा देने में शामिल हो सकती हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। राहुल गांधी समेत विभिन्न नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। वाईएसआर कांग्रेस नेता वी विजय साई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी देश हित में सरकार का समर्थन करती है। हसीना को भारत आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो सदमे की स्थिति में है और सरकार उनकी भविष्य की योजनाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर उनसे बात करने से पहले उन्हें ठीक होने के लिए समय दे रही है। जयशंकर ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आज संसद में सर्वदलीय बैठक के दौरान बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। सर्वसम्मति से दिए गए समर्थन की सराहना करते हैं। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, द्रमुक नेता टीआर बालू, सपा नेता राम गोपाल यादव, सुप्रिया सुले समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि सोमवार को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। अब वहां नई अंतरिम सरकार बनाए जाने की तैयारी चल रही है। सोमवार दोपहर शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई है। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच भारत में भी हलचल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जहां संसद में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, तो वहीं नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर भी संसद पहुंचे, जहां गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें बांग्लादेश की मौजूदा हालात और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांग्लादेश के हालात पर आज विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने पड़ोसी देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने आज संसद में बांग्लादेश में उभर रहे राजनीतिक संकट पर विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारत के लिहाज से ये बेहद दुखदाई है कि पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही वहां पर हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में क्या हालात हैं, एक खास रिपोर्ट से समझ लेते हैं। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा नहीं थमी है। पिछले 24 घंटे में पूरे बांग्लादेश में फैली हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ढाका में सोमवार रात को माहौल काफी खराब रहा। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। नेताओं, अधिकारियों और कई संस्थाओं पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में न सिर्फ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, बल्कि राजधानी ढाका और उसके बाहर भी हसीना की आवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के आवासों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया। कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी और विभिन्न स्थानों पर हिंसा, हिंदू मंदिरों पर हमले और बड़े पैमाने पर लूटपाट में करीब 100 लोग मारे गए। बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे से पहले भी बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भीड़ ने पीएम आवास की ओर कूच किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई से अब तक बांग्लादेश में करीब 500 लोगों की हत्या हो चुकी है।
अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि ज्यादातर लोगों को गोली लगी है। हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोमवार देर शाम पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प के बाद राजधानी के बाहरी इलाके सावर और धमराई इलाकों में कम से कम 18 लोग मारे गए। सोमवार को उत्तरा इलाके में प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलाबारी में 10 लोग मारे गए। उधर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सभी राजनीतिक दलों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कहा है और सशस्त्र बलों को लोगों के जीवन और संपत्तियों और राज्य संपत्तियों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 2021, 2022 और अब 2024 को पिछले 4 सालों में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर 3 हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न सालों से होता आ रहा है। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1951 में 22% से घटकर 2022 में 8% से भी कम हो गई है। ये तब है जब मुसलमानों की आबादी 1951 में 76% से बढ़कर 91% से अधिक हो गई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जनवरी 2024 में आम चुनावों के बाद गठित संसद को भंग करने की घोषणा की है। ये निर्णय सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं और कुछ सिविल सोसाइटी के सदस्यों की बैठक में लिया गया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने कहा कि देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। इस बीच बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के आयोजकों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। उधर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिन रहमान ने प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील की है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, मैं बांग्लादेश के लोगों से हमारे लोकतांत्रिक पथ पर इस परिवर्तनकारी क्षण के बीच संयम और शांति दिखाने का आह्वान करता हूँ। सभी बांग्लादेशियों को, चाहे वे किसी भी धर्म और राजनीति के हों, भेदभावपूर्ण हिंसा से बचाना हमारा कर्तव्य है, न कि किसी विशेष समुदाय को परेशान करना, विभाजन पैदा करना या प्रतिशोध देना। मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, हमारे लोकतांत्रिक पथ पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक साथ हम सभी गर्व से बांग्लादेशी हैं। BNP महासचिव आलमगीर ने बताया कि राष्ट्रपति से चर्चा के मुताबिक अंतरिम सरकार का कार्यकाल 3 महीने का होगा। इस दौरान अंतरिम सरकार बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया पूरी करेगी। पिछले 16 वर्षों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी ने कहा कि खालिद जिया बीमार हैं और जेल में बंद रहने के दौरान बेहद कमजोर हो गई हैं। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो सार्वजनिक मंचों पर दिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। सियासत सांप सीढ़ी के खेल जैसी होती है। एक मौका मिलने पर कभी आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, तो कभी हाल ऐसा होता है कि आप एकदम ऊंचाई पर बैठ जाते हैं, लेकिन एक झटके से बिल्कुल शून्य पर भी आ जाते हैं। ऐसा शून्य जहां आपके पास ना दांव बसता है और ना कोई मोहरा। ऐसा ही हाल इन दिनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। 8 महीने पहले ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली शेख हसीना आज इस तरह बेबस है कि उन्हें अपना देश ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा सवाल है वो बांग्लादेश के भविष्य को लेकर है, भविष्य जिस पर कई देशों की नजर है। ऐसे में सवाल सबसे जरूरी है कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ आएगा या लोकतंत्र की बहाली होगी। एक खास रिपोर्ट से समझते हैं।
1971 में बांग्लादेश के वजूद में आने पर देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का एक कथन काफी चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं है, बल्कि उन सभी का है जो इस देश को अपना कहते हैं। इस एक वाक्य ने देश के इरादे, उसके चरित्र और भविष्य की पूरी कहानी कर दी थी। वहीं दूसरी ओर जमाते इस्लामी जैसे संगठन भी थे जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था। इसी बीच बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान के परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने साफ कर दिया था कि जिस बांग्लादेश की कल्पना शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे, उसे सफलता से अंजाम देना इतना आसान नहीं था। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 1971 के युद्ध में जमात की कार्यकर्ता पूर्वी पाकिस्तान में सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों में पाकिस्तानी सेना के साथ थे। ये संगठन लंबे समय से बांग्लादेश में शरीयत कानून की वकालत की मांग करता है। जमात शिविर ने ही बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया और उनकी हत्याएं तक करवाई। शेख हसीना ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमाते इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद बांग्लादेश में हालात और खराब हो गए। इसको समझने के लिए 2 चीजों को समझना जरूरी है। पहले ये कि शेख हसीना का नेतृत्व कैसा रहा है, और दूसरा कि शेख हसीना के बगैर देश में क्या माहौल होता है। एक और शेख हसीना थी जिन्होंने देश में हमेशा कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। यही नहीं, उनकी रणनीति हमेशा चीन और भारत के बीच संतुलन बनाकर चलने की थी। 2009 में अवामी लीग की सरकार बनने के बाद काफी सुधार भी हुए। इनमें माल की आवाजाही, बंदरगाह के उपयोग और सीमा पर चरमपंथ के मामले में कमी लाना आदि शामिल है। हालांकि पानी बंटवारे समेत कई मुद्दे अनसुलझे भी रहे। वहीं दूसरी ओर बीएनपी की सरकार है। बीएनपी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। वह इस्लामिक राजनीति की बात करता है। अतीत बताता है कि हसीना से पहले की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादियों को पनाह देने में अहम भूमिका निभाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी ये बताने के लिए काफी है कि आज का बांग्लादेश क्या सोचता है और अंतरिम सरकार का रुख क्या होगा। जैसे ही शेख हसीना ने देश छोड़ा, वहां की राष्ट्रपति ने विपक्षी दलों से विचार विमर्श कर खालिदा की रिहाई के आदेश दे दिए। माना जाता है कि खालिदा जिया का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन की एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। इसमें राष्ट्रपति सेना से घिरे दिखे। चाहे खालिदा को रिहा करने का आदेश हो या फिर मौजूदा संसद को भंग करने का ऐलान, वहां हर वक्त सेना पीछे खड़ी दिखी। ऐसे में भले ही ऐलान किया गया है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इसकी शक्ल क्या होगी। अमेरिका समेत कई देश बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की अपील कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के माहौल बने हैं उससे इस देश की स्थिति सुखद नजर नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।